हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आदित्य बोर्ड। तो आप सभी का स्वागत है आदित्य बोर्ड पर। तो करते हैं स्टार्ट एक्सरसाइज 5.1 का पार्ट 1। तो आप सभी को लेकर आज के पार्ट 1 जिसमें पढ़ेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन पर कंप्लीट देखेंगे, यानी कि 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन जिसके 4 पार्ट दे रखे हैं। तो 4 पार्ट को इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो आपको पूरी वीडियो ध्यान से देखनी है। कैसे पढ़ना है आपको अपने साथ अपने एनसीईआरटी और अपनी नोटबुक साथ में लेकर बैठना है। ओके, तो करते हैं स्टार्ट जल्दी से। पता है ना एनसीईआरटी क्या होती है? ये होती है एनसीईआरटी, इसे लेकर बैठना है साथ में। ठीक है, खाली हाथ नहीं बैठना है। और रफ नोटबुक पता है किसे कैसे होता है? रफ नोटबुक, ठीक है, वो भी साथ में लेके बैठ जाओ। जैसे करवाते जाऊंगा उसके बाद आपको उतारना भी है। ठीक है, पोज करके जब एक क्वेश्चन कंप्लीट है उसके बाद। ठीक है, ये तरीका कुछ रहेगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या आपका देखो यहाँ पर, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों, और एक बात और आपके लिए रिकॉर्डेड है फिलहाल में आ रही है, अगर आप कहेंगे तो आपके लाइव भी लेकर आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। वैसे बताऊं कि आदित्य श्रीवास्तव मैथ्स में मैंने बिल्कुल न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग करवा दिया था पूरा, पर दोबारा आपके लिए यहाँ पर करवा रहा हूँ आदित्य बोर्ड पर। तो पूरा फॉलो करिए अच्छे तरीके से। ठीक है, आपको बताने पहले क्वेश्चन में एपी है या फिर नहीं है तो क्यों है, आपको एक कारण बताना है। ठीक है, पहले आपको इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो देखनी होगी। इसके लिए मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो बना दिया था। आदित्य श्रीवास्तव मैथ्स में आपके लिए अवेलेबल है इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो। आप कहेंगे तो यहाँ पर आपके लिए बना दूंगा, या फिर मैं 1-2 दिन में आपके लिए अपलोड भी कर दूंगा। ओके, इस वीडियो के बाद में अपलोड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल मैं आपको थोड़ा बहुत यहीं पर मैं हिंट देता हूँ क्या आपका होता है। ये तो आपको पता क्या होता है, देखो आप समझाई तो आपको। फिलहाल देखो आपके लिए 3 फॉर्मुला यहाँ पर यूज होने वाला है। एक तो ये वाला फॉर्मुला n में a प्लस में n-1d, पूरे चैप्टर में आपका 3 ही फॉर्मुला यूज होगा यहाँ पे लिखवा रहा हूँ मैं। और Sn का फॉर्मुला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n-1d। ठीक है, और एक फॉर्मुला और होता है एसन का एक और भाई है, कौन सा? n/2 ब्रैकेट में a प्लस में an वाला। ठीक है, जिसमें an का मान दे रखा हो उसमें वाला फॉर्मुला यूज करेंगे, जिसमें d का मान दे रखा हो और उसमें वाला फॉर्मुला यूज करेंगे। और an का सिर्फ एक ही फॉर्मुला होता है। आगे बात समझ में। टर्म्स का मतलब क्या है? यहाँ पर जो a दे रखा है, a का मतलब क्या है? मतलब कि प्रथम पद। ये तो पता है आपको, प्रथम पद होता है। ठीक है, ऐसे बताता हूँ, आप लिख लेना। ठीक है, एन क्या आपका एनवा पद है, एस एन क्या आपका एन पदों का योग है। ओके, डी क्या आपका, जल्दी बोलो, सार्व अंतर। एन क्या आपका पद है, सिंपल सा। ठीक है, तो समझ में आ चुका होगा आपको। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या आपका, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया। आपको एक चीज पता होगा समांतर श्रेणी क्या होती है। समांतर श्रेणी का मतलब है जिसके बीच का सार्व अंतर बराबर हो, जिसके बीच का सार्व अंतर बराबर हो। जैसे कि हमने पहाड़ पढ़ रखा है, 2 एकम 2, 2 3 4, 2 3 6, सबके बीच का डिस्टेंस कितना होता है? बराबर होता है ना, 2 2 2। 4 और 2 के बीच में कितना गैप है? 2 का गैप है। 4 और 6 के बीच में कितना गैप है? 2 का गैप है। तो सार्व अंतर का मतलब क्या होता है? क्या होता है बताऊं? a2 माइनस में a1, पता है ना। और समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है कि समान अंतर से नाम से पता चल रहा है, समान अंतर। ठीक है, जिसके बीच में दोनों के बीच में डिफरेंस बराबर होना चाहिए। आपको करवाऊंगा क्वेश्चन में। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन क्या आपका, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया 15 रुपए है। पहले किलोमीटर का कितना किराया है? 15 रुपए। और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए दिया गया है। प्रत्येक अतिरिक्त मतलब कि आपको डी दे दिया गया है। तो आपको लिखना है यहाँ पर, क्या लिखोगे पहले? प्रथम किलोमीटर के लिए किराया, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया। ठीक है, किराया लिख देता हूँ पर किराया। ठीक है, ये तो आप उतार लिया होगा ना, रफ कर देते हैं। फिलहाल में उतार लिया होगा, ऐसे रफ कर देते हैं। ठीक है, इसको किराया कितना रुपए है? रुपए 15। कितना है? रुपए 15। और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया कितना है? 8 रुपए। मतलब कि जैसे कि आपने पहले किलोमीटर चला, मान लिया कि आप 1 किलोमीटर चलते हो। ठीक है, आप अपने घर से 1 किलोमीटर चले और आपको किराया कितना रुपए देना पड़ा? 15 रुपए देना पड़ा। और आपको अगर आगे और जाना है दूसरा किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर आपको और चलना है, तो आपको 8 रुपए और देना पड़ेगा। उसके बाद आपको 1 किलोमीटर और चलना है तो आपको 8 रुपए और देना पड़ेगा। मतलब हर किलोमीटर जैसे ऐड होते जाएगा, मतलब आपका 8 रुपए और भी ऐड होते जाएगा। मतलब कि 15 8 23, 23 8 31। तो इस तरीके से आपका बढ़ते जाएगा 8 रुपए। मतलब कि 8 क्या है आपका? 8 आपका सार्वंतर है। पर यही आपको प्रूव करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर तो प्रत्येक अतिरिक्त, पूरा स्टेटमेंट लिखिए, क्या लिख लोगे आप? प्रत्येक अतिरिक्त लिखवा देते, कोई बात नहीं। प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया, ये सब चीज मेन है भाई, ध्यान दो उसको। ठीक है, आप एक चीज आने वाले में लिखा रहा हूँ पूरा। ठीक है, देखो यहाँ पर अब देखो, पहले किलोमीटर के लिए किराया कितने रुपए? 15 रुपए। दूसरे किलोमीटर के लिए किराया कितने रुपए होगा? ये आपका ए बन गया। क्या बन गया? ये आपका ए बन गया। और ये आपका डी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? डी यानी सार्वंतर। A2 मतलब कि दूसरे किलोमीटर के लिए किराया। ठीक है, तो A2 इक्वल टू क्या होता है आपका? A प्लस में D। आपको A का मान ही पता है कितना? 15। आपको D का मान ही पता है कितना? 8। तो 15 प्लस में 8 यहाँ पर लिख देंगे तो कितना यहाँ पर आ जाएगा? 23। आपको निकालना है A3। A3 क्या होता है आपका? A प्लस में 2D। और A का मान कितना दे रखा है? 15। A3 मतलब कि तीसरे किलोमीटर के लिए किराया। आपको सिर्फ 3 टर्म निकालना है, 3 से ही प्रूफ हो जाएगा कि ये AP है कि नहीं है। ओके, 15 प्लस में 2 इंटू में डी का मान कितना है? 8 है। तो 8 को यहाँ पर लिख लेंगे। 15 प्लस में 8 दूनी 16, और 16 प्लस में 15 कितना होता है? 31 होता है भैया जी। तो 31 को यहाँ पर लिख देंगे। तो आपका एपी बनकर तैयार हो चुका है, पर आपको उसको चेकिंग करना पड़ेगा क्या एपी सही है कि नहीं है।
यही तो क्वेश्चन का पार्ट बोला गया है। अगर इनका सारे अंतर बराबर होंगे मतलब कि आप पहले D1 निकालोगे फिर आप D2 निकालोगे। अगर D1 और D2 बराबर आते हैं इसका मतलब ये एक AP है। ओके, तो देखते हैं पहला हमें प्रूव करना होगा AP। कितने का निकाला हमने? पहला आपका 15 हो गया, दूसरा आपका कितना हो गया? 23 हो गया, तीसरा आपका कितना हो गया? 31। डैश 3 से काम चल जाएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा निकालने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो। ठीक है, तो पहला आपको निकालना है D1 क्या होता है आपका A2 माइनस में A1। D1 क्या होता है आपका A2 माइनस में A1। A2 कितना दे रखा है भैया? 23। तो 23 यहाँ पर लिख देंगे, माइनस में 15, हटाने में कितना आ गया? 8 आ चुका है आपका। कितना आ गया? आवाज निकलनी चाहिए। कितना आ गया? 8 आ गया, वेरी गुड। अब D2 निकालेंगे। D2 कितना हो गया आपका? A3 माइनस में A2। A3 माइनस में A2 यहाँ पर लिख देंगे। A3 का मान कितना है भैया? 31 है, तो 31 यहाँ लिख देंगे। A2 का मान कितना है? 23, तो 23 यहाँ पर लिख देंगे। घटाने में कितना आ गया? 8 आ गया भैया, तो 8 को यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है देखने से कि D1 और D2 दोनों इक्वल आ रहे हैं, कि दोनों का मान बराबर है। इट मीन्स D1 इक्वल टू में D2 यहाँ पर लिख दें। और कितना है यहाँ पर? 8 आया है। इट मीन्स ये प्रूव होता है कि ये एक AP है, क्योंकि इनके बीच का सार्व अंतर बराबर आ चुका है। समझ आ गई बात ना? कैसे करा? इनके बीच का सार्व अंतर बराबर आ चुका है, इसका मतलब कि ये एक AP है। उतार लीजिए इसको पॉज करके। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो रहा हो ना तो कमेंट नीचे है, कमेंट पे आप डाउट लिखिए। ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है तो तभी आप कमेंट कर सकते हैं। कोई वीडियो क्वालिटी आपको खराब लगे तभी आप कमेंट कर सकते हैं। भाई तो काफी पसीना हो रहा है, तो ये आप समझ सकते हैं काफी ज्यादा। ठीक है, तो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन क्या आपका? देखो यहाँ पर ध्यान से देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट आपने उतार लिया होगा, फर्स्ट मैंने रब भी कर दिया है। भाई अगर आपने उतारा नहीं है तो पीछे करके उतार लीजिए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो, किसी बेलन यानी सिलेंडर, बेलन क्या होता है? सिलेंडर होता है, में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाले पंप प्रत्येक बार बेलन की में शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। क्या बोला गया है? किसी बेलन, कोई बेलन है, ठीक है, उसमें उपस्थित हवा की मात्रा, यहाँ पर हवा की मात्रा बताया नहीं है, हम सपोज कर लेंगे X, Y, Z कुछ मान लो। ठीक है, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल रहा है। शेष हवा कितना है? मान लिया पहले में शेष हवा कितना है? X है ना, मान लिया हमने सपोज X मान लिया। ठीक है, तो पहला आपका शेष हवा कितना हो गया? X हो गया, तो X का 1/4 भाग बाहर निकाल देगा, यानी कि A2 कितना आ जाएगा आपका? X माइनस में X/4। आगे बात समझे? कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? दिखा समझाते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर कौन समझ गए? अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन आपके लिए नहीं लिखने वाला हूँ, आपको अपनी एनसीईआरटी साथ लेके बैठनी है। ठीक है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जो पूछा जा रहा है उसी को मान लो। ठीक है, तो बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा को मान लो। ठीक है, X मान लो। बेलन में उपस्थित यानी प्रेजेंट, उपस्थित से लिखा ना, उपस्थित सही है, हवा की मात्रा, यहाँ तो X लिख दिया हमने। ठीक है, तो हमने X, Y, Z कुछ भी मान सकते हो। चर पता है? चर पढ़ा है नहीं पढ़ा? चर मतलब कि A से लेके Z तक, तो A से लेके Z तक कुछ भी मान सकते हो। X, Y, Z, P, Q, R, S, T, U, V कुछ भी मान लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने X मान लिया, ये आपका क्या बन गया? ये आपका A1 बन गया। क्या बन गया आपका? ये आपका A1 बन गया। बुक की जरूरत नहीं है, बुक को साइड में रखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाद आपका ये A1 हो चुका है, A1 देख लिया। ठीक है, अब देखो A2 क्या होगा आपका? यहाँ पर कितना हुआ था आपका? X था। ठीक है, कितना था? X था, तो X में से X का 1/4 भाग बाहर निकल जाएगा, यानी कि X/4 भाग को बाहर निकाल दो। ठीक है, जितनी शेष हवा थी उसका 1/4 भाग कर देंगे। 1/4 भाग मतलब कि उसको 1/4 से गुणांक कर देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर? बिना घटा आता है नहीं आता? आता है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, बहुत छोटी क्लास का है। ठीक है, अगर उसमें दिक्कत आए तो जाके आते वास्तव में ऐसे सीखो, वहाँ पर आपके बेसिक बात करवाता हूँ बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब जाके वहाँ पे ज्वाइन करो। बटे में क्या है? 1 हो गया, 3, 4 और 1 का ऐसे कितना आ जाएगा? 4। ठीक है, चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। 4 को 1 से कर दो, 4x यहाँ पर हो जाएगा, माइनस में यहाँ पर x हो जाएगा। 4x में से 1x गया, कितना बचेगा? 3x बचेगा भैया, तो 3x को यहाँ पर लिख देंगे बटे में 4। कितना आ गया यहाँ पर? 3x/4 आपका आ चुका है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब निकालना आपको A3, सिर्फ 3 टर्म निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। 3 टर्म में आपका प्रूफ हो जाएगा कि AP है कि नहीं है, कितना दूध का दूध, कितना पानी का पानी है। ठीक है, जो भी है, ठीक है, प्रूफ हो जाएगा पूरा। तो यहाँ पर देखो 3x बटे में 4, शायद मैंने डायलॉग गलत बोल दिया, उसके लिए सॉरी। 3x/4 माइनस में, अब इसका ही हमें 1/4 भाग बाहर निकालना है। बेलन में कितनी शेष हवा बची हुई है? 3x/4 बची हुई है। कितनी बची हुई है? 3x/4। बच्चे क्या गलती करते हैं यहाँ पर? बच्चे x/4 को ही माइनस कर लेते हैं, पर ऐसा क्वेश्चन में नहीं बोला गया। क्वेश्चन बोला गया है कि जो शेष हवा बची है उसका 1/4 भाग बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो अभी शेष हवा कितना है बेलन में? 3x/4 है, तो इसका 1/4 भाग बाहर निकलेगा। ओके, यानी कि 3x/4 का 1/4 भाग क्या होगा? उसको गुणा कर दो 1/4 से, यानी कि 4, इसको मल्टीप्लाई कर दो 1/4 से। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। 3x/4 माइनस में, अब ऊपर वाले को ऊपर से, नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3x बटे में 16। अब यहाँ पे आपको सेम वही काम करना है, भिन्न वाले घटा। 4 और 16 का क्या आएगा? 16 आता है भैया, तो 16 यहाँ पे लिख देंगे। शाबाश, आपको आता है। तो 4 के बारे में 16 कितने बार में आता है? 4 बार में आता है भैया, तो 4 को ऊपर से गुणा कर देंगे। तो 4 दिया 12x। वैसे डायरेक्ट मान चाहिए था, आप छोटे बच्चे नहीं हो, पर कोई बात नहीं, आपको बता देता हूँ। काफी बच्चों को नहीं आता होगा ना, पर सीखो, कोई बात नहीं, डरने की जरूरत नहीं भाई। ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है, बेसिक्स हैं, सो सीखो, तभी तो स्ट्रॉन्ग होगा मैथ आपका। ऐसे कैसे स्ट्रॉन्ग होगा? ये सब सीखना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 से 12x हो गया, माइनस में
3x यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि 16 के पार्ट में 16 कितनी बार में आता है, एक बार में आता है भैया। 3x को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 3x ही आपका आ जाएगा। अब 12x में से 3x गया, कितने बचेंगे 9x, तो 9x बाय 16 यहाँ पर लिख देंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ओके, 3 टर्म आपका निकल चुका है, 3 टर्म से ही आपका प्रूव हो जाएगा। 3 टर्म की हेल्प से आप d1 d2 निकाल लीजिए, बराबर तो इक्वल आते हैं, इसका मतलब ये AP है। चाहो तो एक टर्म और निकाल लो, ठीक है, निकाल ही देते, कोई दिक्कत नहीं है। सपोज मान लिया हमने A4 भी निकाल लिया, कोई दिक्कत है, आपकी खुशी में निकाल देते हैं। अब कितने शेष भाग बचे यहाँ पर, 9x बाय 16, ठीक है। अब इसी का 1/4 भाग बाहर निकालना है, ठीक है। जो हवा शेष बची हुई है बेलन में शेष हवा कितनी है अब 9x बाय 16, इसका 1/4 भाग बाहर आपको निकालना है। इट मीन्स 9x बाय 16 को आपको 1/4 से मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपल सा, ठीक है। बहुत ही सिंपल होता है भाई। देखो यहाँ पर 9x बाय 16 माइनस में ऊपर वाले को ऊपर से, नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई कर देंगे। इट मीन्स 9x बटे में 64 यहाँ पर आपका आ चुका है। अब वही काम फिर से आपको करना है, भिन्न वाले घटा। 16 64 आसिम कितना आएगा, 64 ही आएगा, तो 64 यहाँ पर लिख देंगे। 16 के पहाड़ में 64 कितने बार में आता है, 4 बार में आता है भैया। तो 9x को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 36x यहाँ पर आपका आ जाएगा। माइनस में 64 के पहाड़ 64 कितनी बार में आता है भैया, एक बार में आता है, तो यहाँ पर x को मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर स्पीड स्लो लग रही हो तो 2x का इसमें ऑप्शन होता है, 2x पे करके देख सकते हैं, ठीक है। 9x इंटू में 1 यानी 9x यहाँ पर आपका आ जाएगा। अब 36x में से 9x को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा आपका 27x बाय, जल्दी बोलो कितना, 64। वेरी गुड, तो ये आपका हो चुका है। आपका A1 A2 A3 A4 निकल कर आ चुका है। अब आपको क्या निकालना है, D1 D2 D3, और अगर तीनों चीज इक्वल आ जाता है इट मीन्स ये एक AP बनाता है, इसका मतलब एक समांतर श्रेणी बनाता है। आवाज आनी चाहिए भाई। ओके, अब D1 निकालते हैं। तो D1 कैसे निकालोगे भाई, देखो यहाँ पर D1 कैसे निकालेंगे, पहले AP लिख लेते हैं। यहाँ पर AP कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पर AP कैसे लिखोगे, पहला आपको देखा है x, दूसरा आपको देखा है कितना 3x बाय 4, तीसरा टर्म आपको कितना देखा है 9x बाय 16, तो यहाँ पर लिख देंगे 9x बाय 16। चौथा टर्म कितना है भैया 27x बाय 64, तो यहाँ पे 64 लिख देंगे बटे में। आप निकालना आपको D1, तो D1 कैसे निकालते हैं, A2 माइनस में A1, A2 कितना है 3x बाय 4 माइनस में x यहाँ पर लिख देंगे, बटे में कितना है 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको वही काम करना है, भिन्न वाले घटा। जो बच्चे नहीं सीखते ना भिन्न वाले घटा बिना जमा, देख लो फंसोगे यहाँ पर आप लोग, बेसिक से भाई, ठीक है। आपको आना चाहिए, हर जगह यूज होता है। आपको भिन्न वाले जमा भिन्न वाले घटा सीखना ही होगा, ठीक है। अगर आपको नहीं आता तो कोई फायदा नहीं भाई पढ़ने का, छोड़ के भग जाओ यहाँ से, ठीक है, सीधे कोई फायदा नहीं, पढ़ी कर नहीं पाओ, सोल्व करो जरा, पोस्ट करो, सोल्व करो जरा इसको। हो रहा है, नहीं हो रहा ना, ऐसे होगा फिर, कई बच्चों से हो रहा होगा, बच्चों से नहीं हो रहा होगा, मुझे पता है आप लोग क्या करते हो, ठीक है। देखो यहाँ पर आपको पहली बार, मेरा बहुत बार हो चुका है, ठीक है, आपको पढ़ाते देखो यहाँ पर 4 और 1 आपको एलसीएम लेना है, तो ले लिया हमने, 4 आ गया। अब 4 के पहाड़ 4 कितने बार में आता है, कितनी बार में, एक बार में, तो 3x यहाँ पर आपका आ जाएगा। अब जाके आप आते स्वास्थ्य मैथ में जाकर सीख के आना, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट करवा रहा हूँ बहुत स्पीड में, अभी बेसिक चीज मैं आपको नहीं बताने वाला यहाँ पर, ओके। और छोटी छोटी चीज बताऊंगा तो फिर काफी लेंथ हो जाएगा फिर तो। अब 1 के पहाड़ 4 कितनी बार में आता है, 4 बार में आता है, इसका मतलब x को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कर सकते हो, कैसे ये मैं बता देता हूँ। इसको इससे करोगे, फिर इसको इससे करोगे, इसको इससे करोगे और लिख दोगे, ठीक है। यहाँ पर आपका आ चुका है 4x, 3x में से 4x गया, कितना बचेगा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। बड़े पे साइन कैसा है, माइनस का है, जो बड़े पे साइन होता है वही साइन आता है। तो बड़े पे नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव साइन ही आने वाला है, तो नेगेटिव साइन ही आपको फाइनल में आने वाला है। यानी कि 4x माइनस में 3x कितना बचेगा आपका 1x बच जाएगा, और उसमें साइन कैसा आ जाएगा, माइनस का, नहीं माइनस का x बटे में 4 यहाँ पर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो आपका D1 निकल कर आ चुका है। आप देखते हैं D2, देखेंगे D2, तो D2 इक्वल टू में क्या होता है आपका A3 माइनस में A2। A3 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 9x बाय 16, यहाँ पर लिख देंगे हम, ठीक है। 9x बाय 16 हमने लिख दिया यहाँ पर, माइनस में A2 कितना होता है भैया, A2 आपका होता है 3x बाय 4, तो 3x बाय 4 यहाँ पर लिख देंगे। अब आपको सिंपल वही काम करना जो आप करते हैं, बिना घटा कर दो बस, सिंपल सा, फटाफट आपका आंसर निकलते जाएगा। 4 16 का एलसीएम कितना होता है 16 होता है भैया, तो 16 यहाँ पर नीचे ले देंगे। 16 के पास 16 कितनी बार में आता है, एक बार में आता है, यानी कि 9x को 1 से गुणा कर देंगे, सिंपल सा आपका 9x ही यहाँ पर आने वाला है। माइनस में 4 के पहाड़ 16 कितनी बार में आता है, 4 बार में आता है भैया, इसका मतलब 3x को आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे आप 3x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे वैसे आपको 12x बन जाएगा, यानी कि माइनस का 12x यहाँ पर आपका आ चुका है, ओके। अब 9x में से 12x कितना बचेगा, घटाना है यहाँ पर, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, इसके आगे प्लस का निशान है, इसके आगे माइनस का निशान है, इट मीन्स प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, ओके। तो 12x में से 9x गया, कितना बचेंगे 3x बचेंगे, और बड़े पे जो भी साइन है वो साइन आपको लगा देना है। फिलहाल में बड़े पे साइन कैसा है यहाँ पर, माइनस का है, इट मीन्स माइनस का साइन यहाँ पर आने वाला है, यानी कि माइनस का 3x बाय 16 यहाँ पर लिख देंगे। ये आपका आ चुका है क्या D2। अब आपको अंतिम यानी कि D3 निकालना है, तो D3 निकालते हैं यहाँ पर जल्दी से। D3 क्या होता है आपका A4 माइनस में A3, A4 माइनस में
A3 यहाँ पर लिख देंगे। तो आपको यहाँ पर A4 का मान रख देना है। A4 का मान कितना दे रखा है? 27x/64 दे रखा है, तो 27x/64 यहाँ पर रख देंगे। अब आपको A3 का मान रखना है, तो -9x/16 यहाँ पर रख देंगे, यानी कि 9x/16 यहाँ पर हमने रख दिया। अब आपको सेम काम वही करना है, बिन वाले घटा 64 ही आएगा, तो यहाँ पर 64 लिख देंगे। 64 की टेबल में 64 कितनी बार में आता है भैया? एक बार में आता है। 27x को जैसे ही 1 से गुणा करेंगे तो सिंपल 27x ही आ जाएगा, तो माइनस में यहाँ पर लिखेंगे। 16 के पारे में 64 कितनी बार में आता है? 4 बार में आता है भैया। तो 9x को आपको 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे वैसे यहाँ पर आपका बन जाएगा 36x। 9 चौक 36, 36x यहाँ पर आपका बन जाएगा। ओके, सिंपल से क्या काम करना है आपको? प्लस और माइनस क्या होता है? आपका माइनस होता है, तो बड़े में छोटा गया, यानी 36x में से 27x गया, तो कितना बचेगा? 9x बचेगा। सिंपल सी बात है, तो 9x यहाँ पर लिख देंगे और बड़े पे जो भी साइन है वो लगा देंगे। बड़े पे साइन कैसा है? फिलहाल में यहाँ पर माइनस का है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है? तो माइनस पर लगा देंगे, बटे में 64 लिख देंगे। तो कहीं से भी देखने पर नहीं लग रहा है कि तीनों तीनों इक्वल होंगे। D1 कहीं और जा रहा है और D2 कहीं और जा रहा है और D3 कहीं और जा रहा है, तो कभी भी जिंदगी में ये दोनों एक जैसे बराबर नहीं हो सकते, कभी दोनों एक साथ मिल नहीं सकते हैं। तो कहाँ से AP बनाएंगे फिर? भैया नहीं बना सकते, ठीक है? फिलहाल में एक जा रहा है दिल्ली और एक जा रहा है यूपी, एक जा रहा है बिहार, ठीक है? तो तीनों की दिशाएं काफी अलग अलग हैं, तो तीनों कभी भी मिल नहीं सकते, ठीक है? मिल मतलब कि कभी दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि तीनों की वैल्यू काफी ज्यादा डिफरेंट है। यानी D1 इक्वल टू में D2 इक्वल टू में D3 इक्वल टू में नहीं है। यहाँ पर आओगे कटका, जैसे इक्वल को हम काटते हैं इट मीन्स बराबर नहीं है। इक्वल बनाया हमने, उसको काट दिया, इसका मतलब कि बराबर नहीं है, तो वो साइन यहाँ पर आपके लिए बना दिया है। इतना लिखने के साथ आप क्या लिखेंगे? ये एक AP नहीं बनाते हैं, यह एक AP नहीं है, ठीक है? बस ये स्टेटमेंट लिख देना और आपका क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट, ठीक है? और ऐसा क्वेश्चन आए तो कर लोगे ना आप? जल्दी बोलो। नहीं समझ में आया तो 3-4 बार रिपीट करके देखिए, 3-4 बार रिपीट करके देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। पॉज करके जल्दी से इसको उतारो। तो आप सभी ने पॉज करके उतार लिया होगा और अब करते हैं लेक्चर को यहीं पर एंड, क्योंकि काफी बड़ी वीडियो हो रही है और इस वीडियो में सिर्फ 2 क्वेश्चन के पढ़ रहे हैं, ठीक है? मतलब कि फर्स्ट के सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन ही पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट के टोटल 4 पार्ट दिए हुए थे, जिसमें 2 पार्ट मैंने आपको करवा दिया, 2 पार्ट आपका नेक्स्ट वाले पार्ट में आने वाले, यानी कि पार्ट 2 में आपको देखने को मिलेगा। बाद में इस लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि पार्ट काफी ज्यादा बड़ा हो रहा है, वीडियोस काफी ज्यादा लंबी हो रही है, ठीक है? फिलहाल इसको देखो और इसको एंजॉय करो, ठीक है? एंजॉय करना है, ठीक है? पढ़ना भी साथ में है, ठीक है? दोनों काम करने हैं, और जो पढ़ा रहा हूँ उसको रिवीजन करना है लेक्चर को एंड होने के बाद, और जितना पढ़ाया गया इसमें पूरा अच्छे से देखना है, अच्छे लिखना है, ठीक है? और न्यू एनसीईआरटी अगर आपके पास हो तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, पुरानी एनसीईआरटी से भी कर सकते हो। आपके लिए मैंने एक वीडियो बनाई रखी है, ठीक है? पहले से वाले जो आपके चैप्टर नहीं आने वाले उसको कट का निशान लगा दो, जो टॉपिक आपका नहीं आने वाला उसको कट का निशान लगा दो। वैसे बाद में लेक्चर में बता ही दूंगा कि कौन सा टॉपिक आने वाला है, कौन सा चैप्टर नहीं आने वाला है। आप मेरे से जुड़े रहोगे तो आपको बिल्कुल न्यू सिलेबस ही देखने को मिलेगा, जो कि पूरी यूट्यूब पर अभी तक अवेलेबल नहीं है फॉर हिंदी मीडियम। ओके, तो करते इस लेक्चर को यहीं पर एंड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय श्री राम।